नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 18 पढ़ा रहा हूं। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी और इस चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है ओपी मल्होत्रा एसएन बुक से। आज की वीडियो में इस चैप्टर का 18C एक्सरसाइज कवर करने वाले हैं। 18C एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 से आज मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो पहले मैं शॉर्टकट में आपको बेसिक कंसेप्ट समझा देता हूं, देन उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले के जितने भी क्वेश्चंस है और इस वाली एक्सरसाइज का पूरा बेसिक कंसेप्ट मैंने इससे पहले वाले वीडियो में कवर किया है, तो वो वाला वीडियो आप जरूर देख लेना। आपको सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे और बेसिक कंसेप्ट भी आपका अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो आज क्वेश्चन नंबर 8 से हम शुरू करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजें आपको ये पता होनी चाहिए। देखो बच्चों, अगर दो इवेंट्स है या दो से ज़्यादा इवेंट्स है और वो सभी इवेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी को आप किस तरह से डिनोट करते हो, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लेट करूंगा कि दो इवेंट्स हैं ए और बी। लेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स। दो इवेंट्स है ए और बी और दोनों इवेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं और दोनों इवेंट्स के परफॉर्म करने का जो इवेंट होगा उसको हम डिनोट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी से। और दोनों इवेंट्स की जो परफॉर्म करने की प्रोबेबिलिटी है उसको हम डिनोट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से। ठीक है बच्चों, अब इसका मतलब आपको समझ में आ चुका है कि अगर दोनों इवेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं, पहले ए इवेंट परफॉर्म कर रहा है फिर उसके बाद बी इवेंट परफॉर्म कर रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले बी इवेंट परफॉर्म कर रहा है उसके बाद ए इवेंट परफॉर्म कर रहा है, और कंफर्म है कि दोनों इवेंट्स परफॉर्म करेंगे ही करेंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। और इसका जो आउटपुट आएगा वो आता है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट ए एंड इवेंट बी। जी, दोनों इवेंट्स जो परफॉर्म कर रहे हैं ना, उनकी प्रोबेबिलिटीज का जो प्रोडक्ट होगा वो इसके आउटपुट में आपको लिखना है। ठीक है, अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है तो कैसे फाइंड होगा? ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी और बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी दोनों का आपने मल्टीप्लाई करना है, मतलब प्रोडक्ट करना है, तो आपको ये मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर दो से ज्यादा इवेंट्स है ए बी सी, मान लेते हैं 3 इवेंट्स है और तीनों इवेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं और तीनों इवेंट्स के परफॉर्म करने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम डिनोट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से। और इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट ए बी एंड सी। तीनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट यहां पर आपको लिखना पड़ेगा। जैसे 3 इवेंट्स है, पहला इवेंट ए है फिर उसकी प्रोबेबिलिटी, दूसरा इवेंट बी है उसकी प्रोबेबिलिटी और तीसरा इवेंट सी है उसकी प्रोबेबिलिटी, उनका मल्टीप्लाई करना है, उनका प्रोडक्ट करना है, तो आपको ये डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 4 इवेंट्स भी हो सकते हैं और 5 इवेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप आओगे तो हम इसी प्रोसेस का यूज करके क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने वाले हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, इसको मैं रफ करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या लिखा गया है। 4 cards are drawn successfully, one after the other, from a well shuffled pack of 52 cards. If the cards are not replaced, find the probability that all of them are ace. 4 कार्ड्स को ड्रॉन किया गया है 52 कार्ड्स में से। 52 कार्ड्स है और इन 52 कार्ड्स में से वन बाय वन 4 कार्ड्स को ड्रॉन किया गया है और चारों कार्ड्स एस के होंगे। इस बात की प्रोबेबिलिटी को आपको फाइंड करना है। यहाँ पे लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम आर एस। इस वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है कि चारों कार्ड्स एस के होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 4 इवेंट्स को हम लेट करेंगे। पहला इवेंट ए होगा जिसमें पहला कार्ड ड्रॉन किया जाएगा और वो एस का होगा।
वो पहला इवेंट ए बन गया। दूसरा इवेंट बी बनेगा जिसमें हम दूसरे कार्ड को ड्रॉन करेंगे, वो भी एस का होगा। तीसरा इवेंट सी होगा जिसमें तीसरे कार्ड को ड्रॉन किया जा रहा है, ठीक है ना, वो भी एस का होगा। और फोर्थ इवेंट डी बनेगा जिसमें फोर्थ कार्ड को ड्रॉन किया जा रहा है, जो एस का होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से 4 इवेंट्स यहाँ पर परफॉर्म करेंगे और चारों इवेंट्स के परफॉर्म करने का प्रोबेबिलिटी आप अभी फाइंड करोगे। किस तरह से फाइंड करोगे अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चों, तो पहला इवेंट क्या है, ए। पहला इवेंट ए है और ए इवेंट यहाँ पर क्या है कि आपने फर्स्ट कार्ड को ड्रॉन किया और वो एस का है। फर्स्ट कार्ड ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स एंड इट इज एन एस। ये बच्चों पहला इवेंट ए है। बी इवेंट क्या है, सेकंड कार्ड को ड्रॉन किया गया है, सेकंड कार्ड को ड्रॉन किया गया है और वो भी एस का है बच्चों। सी इवेंट क्या है, थर्ड कार्ड को ड्रॉन किया गया है और वो कार्ड किसका है, एस का है बच्चों। और डी इवेंट में फोर्थ कार्ड को ड्रॉन किया गया है और वो भी एस का है। तो ये 4 इवेंट्स है और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि चारों कार्ड्स एस के होंगे, यानी चारों कार्ड्स एस के होंगे, यानी इन चारों इवेंट्स की परफॉर्म करने की प्रोबेबिलिटी को आपको फाइंड करना है, क्योंकि इन चारों इवेंट्स में जो कार्ड्स ड्रॉन किए जा रहे हैं वो एस के ही हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहां पर आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल कार्ड्स आर एस। चारों कार्ड्स जो है वो सभी कार्ड्स किसके हैं, एस के हैं। ठीक है, इसको हम डिनोट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी से। अब इससे हम डिनोट क्यों करेंगे, क्योंकि चारों इवेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं। जब ये चारों इवेंट्स परफॉर्म करेंगे तो इससे कंफर्म होगा कि वे चारों कार्ड्स एस के होंगे, क्योंकि पहला इवेंट में भी एस कार्ड ड्रॉन किया जा रहा है, दूसरे इवेंट में भी एस कार्ड को ड्रॉन किया जा रहा है, तीसरे इवेंट में भी एस कार्ड को ड्रॉन किया जा रहा है और फोर्थ इवेंट में भी एस कार्ड को ड्रॉन किया जा रहा है। और चारों कार्ड्स के एस होने की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है, तो इसका मतलब आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यानी चारों इवेंट्स के परफॉर्म करने की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, अब इसको हम कैसे यहाँ पर आगे का स्टेप बनाएंगे। मैंने आपको बताया था जितने भी इवेंट्स होंगे और सभी इवेंट्स अगर परफॉर्म कर रहा है तो उनकी प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लाई करना है। जैसे पहला इवेंट ए है, ए इवेंट परफॉर्म कर रहा है और ए इवेंट में क्या हो रहा है कि जो पहला कार्ड है वो एस का है। ठीक है, जो पहला कार्ड है वो एस का है, तो एस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो होती है 4/52, क्योंकि टोटल कार्ड्स 52 होते हैं और टोटल एस 4 होते हैं। तो पहले कार्ड को जब हम ड्रॉन करेंगे और वो एस का है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 4/52। उसके बाद दूसरा कार्ड जब ड्रॉन करेंगे वो भी एस का है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन और लिखी है कि द कार्ड आर नॉट रिप्लेस। इसका मतलब ये है कि जो पहला कार्ड ड्रॉन किया गया है वो उसको हमें साइड कर देना है, वो यहाँ से माइनस हो जाएगा। अब रिमेनिंग कार्ड्स कितने बच गए, 51 टोटल। रिमेनिंग एस कितने बच गए, वो बच गए 3। ठीक है, और जब दूसरा कार्ड ड्रॉन किया जा रहा है, मतलब जब बी इवेंट परफॉर्म कर रहा है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 3/51, यानी दूसरे कार्ड में एस होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 3/51, यानी बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। अब तीसरा इवेंट जब परफॉर्म करेगा उसके लिए भी एक कार्ड कम हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 50 और यहाँ पर आएगा 2। और तीसरे इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी आएगी, यानी सी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आएगी जिसमें एस कार्ड ड्रॉन किया जा रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 2/50। फिर एक कार्ड फिर कम हो गया। अब टोटल रिमेनिंग कार्ड्स कितने बच गए, 49, और यहाँ पर -1 करेंगे तो कितना आ गया, 1।
और फोर्थ कार्ड में ए सोने की प्रोबेबिलिटी होगी, यानी डी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 1/49। अब जब इसको आप कैलकुलेट करोगे, इसको कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा वो आएगा 1/270 और 725, ये इसका आंसर आएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है बच्चों कि ए एंड बी आर टू कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन इन IIT. The probability that A is selected is 0.5 and the probability that both A and B are selected at most 0.3. देखो बच्चों, दो स्टूडेंट्स हैं A और B, और A और B के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटीज आपको यहाँ पर गिवन है। IIT में A और B के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटीज यहाँ पर दे रखी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A सिलेक्टेड इज 0.5, A की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.5, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। और आगे लिखा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ए एंड बी आर सिलेक्टेड एट मोस्ट 0.3, मतलब ए एंड बी दोनों की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? एट मोस्ट 0.3। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ए एंड बी, एट मोस्ट का साइन ये होता है और यहां आ जाएगा 0.3। इसको हम डिनोट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, और उसके बाद यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्यों? कौन सा फॉर्मूला? ये वाला बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई करेंगे? क्योंकि ये जो इवेंट्स हो रहे हैं, ए का सिलेक्ट होना, बी का सिलेक्ट होना, ये है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। यहां पर लिख सकते हो साइड में कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। और जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इसकी जगह हमने ये लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लेस देन इक्वल टू 0.3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लेस देन इक्वल टू 0.3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपका आ जाएगा 0.3 बाई 0.5 कैंसल, 3/5 होता है 0.6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो आ रहा है वो आ रहा है आपका लेस देन इक्वल टू 0.6। तो बच्चों यहां पर इस रिजल्ट से इसका आंसर आपको मिलेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, इज इट पॉसिबल डैट द प्रोबेबिलिटी बी गेटिंग सिलेक्टेड 0.9, क्या बी की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 0.9 हो सकती है? आप इस वाली कंडीशन से बता सकते हो। यहां पर बी के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो है लेस देन इक्वल टू 0.6, या तो वो 0.6 होगा या उससे कम होगी। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बी की सिलेक्ट होने की है 0.6, लेकिन 0.9 कभी नहीं हो सकती। इस कंडीशन के द्वारा आप बता सकते हो। तो इसका जो आंसर है वो 9 है बच्चों, कि बी का जो सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है वो 0.9 नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों, यहां पर जो इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 1/4, प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए 1/2, प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी 1/4, और फाइंड नहीं आएगा, कुछ मिस्टेक है यहाँ पर, चेक लिख दो या डिटरमाइन, कुछ भी आप ऐसा लिख सकते हो। चेक करना है कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और सेकंड पार्ट में ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। आपको ये बताना है या चेक करना है कि ए बी क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। ठीक है ना? तो फर्स्ट पार्ट में देखो, अभी मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। आपको ये बताना है क्या ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। उसका पता कैसे चलता है? देखो, अगर ए बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी भी 0 आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए भी 0 आता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों इस पे डिपेंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पर। अगर ये 0 तो ये दोनों भी 0। लेकिन क्वेश्चन में आप देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए नॉट इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी नॉट इक्वल टू 0, तो वी कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आप डेट बता सकते हो, समझ में आ गया। तो वी कैन, तो आप बोल सकते हो कि ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, समझ में आ गया। इस कंडीशन से, ये कंडीशन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की, लेकिन क्वेश्चन में ये चीजें गिवन है, इसलिए हम बोलेंगे ए बी आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है। नाउ सेकंड वाले पार्ट में आते हैं। आपको बताना है क्या ए बी इंडिपेंडेंट है। अब इंडिपेंडेंट की कंडीशंस क्या होती है, देखो, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इस कंडीशन से आप बता सकते हो कि वो दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे ए और बी, अगर ये कंडीशन वेरीफाई हो जाती है। दूसरी कंडीशन ये होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इस कंडीशन से ही बता सकते हो कि वो इवेंट्स ए और बी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। तीसरी कंडीशन ये होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इससे ही बता सकते हो। तो क्वेश्चन में अगर आप देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी दे रखा है 1/4, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये दोनों कितना है 1/4, आप चेक कर सकते हो। यानी ये वाली कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है, इससे आप बता सकते हो, डायरेक्ट सीधा बोल सकते हो कि ए बी क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो यस लिख देना इसका आंसर, समझ में आ गया। और इस वाले पार्ट में नो लिख देना, ये आपके म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। इस कंडीशन से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 11। अब ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना बच्चों। इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वाली एक्सरसाइज के। अब यहाँ पर सॉल्व करने के लिए इन क्वेश्चंस को या इसके आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपको एक नया फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है, देखो बच्चों, फॉर्मूला ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये होता है आपका 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। मतलब ये फॉर्मूला आपने क्लास 11th में पढ़ा था और एक्सरसाइज 18A अभी मैंने पढ़ाया था, उसमें भी ये फॉर्मूला हमने देखा है। ठीक है, यूज़ किया है। लेकिन इस फॉर्मूले का एक नया फॉर्म होता है, इस नए फॉर्म को आप कैसे देखोगे, यहाँ समझो। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब वो नया फॉर्म कैसे बनेगा, देखो, अगर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, अगर ए बी आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ए बी आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इंडिपेंडेंट जो भी स्पेलिंग लिख लेना, स्पेलिंग गलत हो गया मुझसे। ए बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो ए डैश एंड बी डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। ठीक है, ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा। अगर ए बी इंडिपेंडेंट है तो ए डैश बी डैश भी इंडिपेंडेंट होगा, मतलब उनके जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं वो इवेंट्स भी इंडिपेंडेंट होंगे। और इससे ये फॉर्मूला बनेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू पी ए डैश इंटू पी बी डैश। अब इसको आपने सीधा यहाँ पुट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। ठीक है, इसको आपने सीधा यहाँ पुट किया, ये मिल गया, मतलब इस फॉर्मूले का आपको नया फॉर्म मिल गया। अब ये जो नया फॉर्म मिला है ना, वो हम इन क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं। ठीक है, और अगर दो से ज़्यादा इवेंट्स है, दो से ज़्यादा इवेंट्स है, ए यूनियन बी यूनियन सी, 3 इवेंट्स है और ए बी सी तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो 3 से 3 इवेंट्स होंगे इंडिपेंडेंट, तब ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये दो फॉर्म हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, याद रखना, इसको आप नोट कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है।
और एक चीज़ आपको मैं और बता दूं कि भाई ये फॉर्मूले यूज़ कब करने होते हैं। भाई क्वेश्चन तो ये भी आता है ना, किस टाइप के क्वेश्चन में ये फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन ये फॉर्मूले जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये वाली फॉर्म हम उस टाइप के क्वेश्चन में यूज़ करेंगे जिसमें हमें दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स का यूनियन निकालना होगा। और दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स का यूनियन हम कब निकालते हैं, जब एक टास्क किसी भी एक इवेंट या उससे दोनों इवेंट्स किसी से भी कंप्लीट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक टास्क है, वो क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको, उस टास्क को कंप्लीट करना है और उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम 3 इवेंट्स कर रहे हैं, ए इवेंट, बी इवेंट और सी इवेंट। अब ये टास्क टोटली तीनों इवेंट्स पे डिपेंड नहीं है कंप्लीट होने के लिए। मतलब ये टास्क ऐसा है, ये अगर ए इवेंट परफॉर्म करता है तब भी कंप्लीट हो सकता है, या बी परफॉर्म करता है तब भी कंप्लीट हो सकता है, या सी परफॉर्म करता है तब भी कंप्लीट हो सकता है। मतलब कहने का मतलब, अगर तीनों में से कोई एक ने परफॉर्म कर दिया तब ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा, या बी ने परफॉर्म कर दिया तब ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा, या सी ने कंप्लीट कर दिया तब ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई दो परफॉर्म कर रहे हैं तब भी ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि तीनों परफॉर्म करे तब भी ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा। मतलब टास्क कंप्लीट होना, ऐसे नहीं कि वो तीनों ही परफॉर्म करेंगे तभी कंप्लीट होगा, नहीं, पॉसिबिलिटी है उसमें भी, लेकिन अगर कोई एक भी परफॉर्म करता है तब भी ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम यूनियन निकालते हैं। ठीक है, और इसी टाइप के क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 11 उसके आगे के आप पार्ट्स में देखोगे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, यहाँ पर लिखा है कि एन एंटी एयरक्राफ्ट गन कैन टेक अ मैक्सिमम ऑफ 4 शॉट्स एट एन एनिमी प्लेन मूविंग अवे फ्रॉम इट। The probability of hitting the plane at the first, second, third, and fourth shots are 0.4, 0.3, 0.2 और 0.1 respectively. तो what is the probability that the gun hit the plane? देखो बच्चों, क्वेश्चन को बड़े ढंग से पढ़ना है, ठीक है ना। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और ये देखना है किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यहाँ प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि द गन हिट द प्लेन, और गन कितने शॉट्स दे रहा है, 4 शॉट दे रहा है। मैक्सिमम कितने शॉट देगा गन, 4 शॉट देगा। मतलब अगर ये गन है और ये 4 शॉट दे रहा है प्लेन को हिट करने के लिए, ये प्लेन है भाई, ये प्लेन को हिट करने के लिए 4 शॉट दे रहा है। अगर पहला शॉट दे रहा है, ठीक है, और प्लेन हिट हो रहा है तो वो ए इवेंट है। दूसरा शॉट दे रहा है और प्लेन हिट कर रहा है तो बी इवेंट है। तीसरा शॉट दे रहा है, प्लेन हिट कर रहा है, वो सी इवेंट है। और फोर्थ शॉट दे रहा है, वो डी इवेंट है, वो प्लेन मतलब वो प्लेन हिट हो रहा है तो वो डी इवेंट है। 4 शॉट, पहला शॉट में प्लेन हिट हो रहा है वो ए इवेंट, दूसरा बी, तीसरा सी, फोर्थ डी। ये 4 शॉट 4 इवेंट्स को क्रिएट कर रहा है जिसमें प्लेन हिट हो रहा है। ठीक है, और आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि गन प्लेन को हिट कर देगी, मतलब क्रैश कर देगी। ठीक है, अब खुद दिमाग लगाओ, इन 4 इवेंट्स में से कोई भी अगर सिर्फ एक परफॉर्म कर रहा है, बाकी 3 परफॉर्म नहीं कर रहे, मगर ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि बाकी 3 परफॉर्म ना करें, सिर्फ एक ही परफॉर्म कर रहा है, तब भी तो प्लेन हिट हो जाएगा, प्लेन क्रैश हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि इन चारों में से कोई 2 परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब ए और बी वाला इवेंट परफॉर्म कर रहा है, मतलब पहले और दूसरे शॉट में प्लेन हिट कर रहा है। ठीक है, सी और डी का नंबर ही नहीं आ रहा, समझ में आ गया, तब भी प्लेन आपका क्रैश हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी सकता है कि सिर्फ लास्ट वाला हिट कर रहा है, बाकी की स्टार्टिंग के 3 ही नहीं कर रहे, तब भी प्लेन क्रैश हो जाएगा। मतलब कोई भी एक शॉट प्लेन को क्रैश कर देगा, हिट कर देगा। तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज है एक की भी है और सबकी भी है। ऐसा भी सकता है कि चारों शॉट्स प्लेन को हिट कर रहे हो, प्लेन क्रैश हो गया। ठीक है, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पर प्लेन को हिट करने की जो पॉसिबिलिटीज है वो कई सारी है। एक के द्वारा, एक इवेंट के द्वारा भी प्लेन हिट हो सकता है और चारों के द्वारा भी प्लेन हिट हो सकता है। ठीक है ना, 2 के द्वारा भी और तीनों के द्वारा भी। समझ में आ गया। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस में जब टास्क कंप्लीट हो रहा है किसी एक इवेंट के द्वारा भी और एक से ज़्यादा इवेंट्स के द्वारा भी,
किसी से भी टास्क कंप्लीट हो सकता है। तो ऐसे केस में हम यूनियन फाइंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा टास्क क्या है, सिर्फ प्लेन को हिट करना, चाहे वो एक शॉट करे, चाहे वो 2 शॉट करे, चाहे वो 3 करे, चाहे वो 4 करे, बस प्लेन हिट होना चाहिए, प्लेन क्रैश होना चाहिए। समझ में आ गया? तो बस ये क्वेश्चन था। तो यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि हमें क्या फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है यूनियन, ठीक है। तो थोड़ा डिटेल में हम लिखते हैं इसको। देखो, ए इवेंट क्या है कि ए इवेंट क्या बनेगा, जो गन है, गन जो है वो शॉट दे रहा है, टेक शॉट, टेक फर्स्ट शॉट, ऐसे लिखना इसमें, एंड हिट द प्लेन, हिट द प्लेन, इसको रफ कर देते हैं, हिट द प्लेन, ठीक है। अपने हिसाब से लिख लेना। बी इवेंट क्या है, गन टेक सेकंड शॉट एंड हिट द प्लेन। सी इवेंट क्या बनेगा, गन थर्ड शॉट हिट द प्लेन। और डी इवेंट क्या बनेगा, गन फोर्थ शॉट एंड हिट द प्लेन, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लिखने पड़ते हैं बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन ना सही मार्क्स 3 मार्क्स में आता है। अब 3 मार्क्स में मैं डायरेक्ट अगर क्वेश्चन सॉल्व करा दूं एक ही लाइन में तो फायदा कुछ नहीं है, आपको ऐसे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, आपको चारों इवेंट्स को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो निकालनी है द गन हिट द प्लेन। अब गन से प्लेन को हिट करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब वो एक इवेंट के द्वारा भी हो सकती है, 2 के द्वारा भी, या 3 के द्वारा भी, या 4 के द्वारा भी, ठीक है। कोई भी इवेंट परफॉर्म हो गया तो प्लेन हिट हो जाएगा, चाहे वो एक परफॉर्म हो रहा है, चाहे 2 हो रहा है, चाहे 4 हो रहा है, चाहे 3 हो रहे हैं। तो ऐसे केस में हम फाइंड करते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, यूनियन निकालते हैं, जितने भी इवेंट्स होंगे उनका यूनियन निकलेगा, ठीक है। अब 1 माइनस, अभी मैंने फॉर्मूला आपको बता ही दिया है, जब ये फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी डैश, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कितना है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पहले शॉट में प्लेन हिट हो रहा है, पहले शॉट में, फर्स्ट शॉट में, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4, मतलब पी ए अगर आपको दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कितना आएगा, तो आपने 1 से माइनस करना है 0.4 को, 0.6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 0.6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको ये दे रखा है 0.3, तो यहाँ पर आएगा 0.7, ठीक है, इतना आप डायरेक्ट कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आपको दे रखा है 0.2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश आएगा 0.8। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी डैश के लिए आपको इसको देखना है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी है 0.1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी डैश कितना आएगा 0.9। अब इसको जब कैलकुलेट आप करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको 0.698, 0.698, इसको आप खुद ही कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, ये आंसर आपको मिलेगा। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड पार्ट में आते हैं। ये कोई खास क्वेश्चन नहीं है, इसको मैं फटाफट समझाता हूँ। द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट ए हैपन इन वन ट्रायल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 0.4। देखो बच्चों, एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और उस एक्सपेरिमेंट को एक ट्रायल से परफॉर्म किया गया और वो ट्रायल बना रहा है इवेंट ए। मतलब इवेंट ए यहाँ पर क्या है, एक ट्रायल है जो जिससे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, उस ट्रायल में एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ए क्या है, फर्स्ट ट्रायल है, ये क्या है, फर्स्ट ट्रायल है ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का पहला ट्रायल, वो इवेंट ए है और प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है आपको 0.4। और आगे क्या बोला है, 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म्ड। ऐसे कितने ट्रायल्स किए गए हैं, 3। पहला तो ए हो गया, दूसरा बी मान लो, बी क्या है यहाँ पर सेकंड ट्रायल है भाई ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, और सी क्या है, थर्ड ट्रायल है
ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। समझ में आ गया? एक्सपेरिमेंट को 3 ट्रायल्स में किया गया है, ए, बी और सी में, और यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि इवेंट ए हैपन एटलीस्ट वंस, कि इवेंट ए जो है वो एक ना एक बार जरूर परफॉर्म करेगा। ठीक है? और एटलीस्ट वाले केस में, जब एटलीस्ट वाला केस आता है ना, कोई भी एक इवेंट एटलीस्ट एक ना एक बार मतलब परफॉर्म जरूर करेगा, ऐसा लिखा होता है ना एटलीस्ट, तो वहाँ पर भी यूनियन निकलता है, हमेशा ध्यान में रखना। तो यहाँ पर आपने क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है? फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश। ठीक है? अब ये इनका प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा? क्वेश्चन तो ये भी आता है। हमारे पास क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, फर्स्ट ट्रायल का परफॉर्म होने का प्रोबेबिलिटी है 0.4, लिखा है ना, इवेंट ए हैपन इन वन ट्रायल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 0.4। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी है किसकी? इवेंट ए की। ठीक है? अब आगे एक लाइन और लिखी है कि 3 इंडिपेंडेंट इवेंट्स या 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म। ये जो ट्रायल है इंडिपेंडेंट है और एक जैसे ही ट्रायल है, एक ही एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसे केस में इंडिपेंडेंट जो ट्रायल होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है। ठीक है? अगर वो एक ही एक्सपेरिमेंट को के बारे में बता रहे हैं। ठीक है? तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.4 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी आपका 0.4 होगा। ठीक है? और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी भी आपका 0.4 होगा। समझ में आ गया? जैसे आप वो आता है, एक डाइज होता है, डाई को आप थ्रो करते हो। ठीक है? डाई को आप थ्रो करते हो तो जो भी जितनी बार मैं थ्रो कर रहा हूँ, ठीक है ना, वो इंडिपेंडेंट ट्रायल कर रहा हूँ मैं, एक बार या 2 बार या 3 बार, और जो भी मुझे नंबर मिलेगा उनकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है 1/6 1/6 1/6। ठीक है ना? आप ऐसे समझ लो। ठीक है? तो इंडिपेंडेंट ट्रायल में अगर एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसको बार बार आप परफॉर्म कर रहे हो, तो वहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो सेम आएगी। ठीक है? इस बात का विशेष ध्यान रखना। इसलिए तीनों ट्रायल में प्रोबेबिलिटी सेम है, लेकिन यहाँ पर हमें कॉम्प्लीमेंट की लिखनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.4, तो यहाँ पर आएगा 0.6, यहाँ भी 0.6, यहाँ भी 0.6। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस ये आएगा आपका 0.216, और इसका जो आंसर आएगा 1 से 21 इसको माइनस करेंगे तो 784 आ जाएगा, 0.784। ठीक है बच्चों? अब फोर्थ वाला पार्ट देखो बच्चों, इसमें क्या है? ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ पीस ऑफ इक्विपमेंट विल फंक्शन ओनली व्हेन ऑल 3 पार्ट्स ए बी सी आर वर्किंग। पहले क्वेश्चन को समझो। एक इक्विपमेंट है, मतलब एक मशीन है। इक्विपमेंट लिखो या मशीन लिखो। ठीक है? एक इक्विपमेंट है, ये इक्विपमेंट तभी प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा जब उसके 3 पार्ट्स प्रॉपर वर्क करेंगे, और वो 3 पार्ट्स है ए, बी और सी। 3 पार्ट्स ये है। ये इक्विपमेंट अच्छी तरह तभी वर्क करेगा जब इसके तीनों पार्ट्स अच्छी तरह वर्क करेंगे। अगर कोई भी एक पार्ट खराब हो जाता है, सपोज ए खराब हो गया, तो ये पूरी मशीन खराब हो जाएगी, या बी खराब हो जाता है तब भी ये पूरी मशीन खराब हो जाएगी। कहने का मतलब कोई भी एक पार्ट खराब हो गया तो मशीन वर्क नहीं करेगी, 2 खराब हो गए दोनों पार्ट्स तब भी मशीन वर्क नहीं करेगी, तीनों पार्ट्स खराब हो गए तब भी मशीन वर्क नहीं करेगी। समझ में आ गया? ठीक है? यानी तीनों पार्ट्स सही है ना, तभी ये मशीन यानी इक्विपमेंट वर्क करेगा, वरना तीनों में से एक भी खराब हो गया तो ये पूरा इक्विपमेंट वर्क नहीं करेगा। ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्ट ए फेलिंग ड्यूरिंग 1 ईयर 1/6, पार्ट बी फेलिंग 1/20, पार्ट सी फेलिंग 1/10। तीनों पार्ट्स के फेल होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है एक साल के अंदर, 1/6 1/20 1/10। क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हो। और प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है डेट इक्विपमेंट विल बी फेल्ड बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, मतलब एक साल के अंदर इक्विपमेंट खराब हो जाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो
पार्ट ए की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, पार्ट बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, पार्ट सी की जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है ना फेल होने की 1 साल के अंदर, इसको पहले हम इवेंट्स बनाते हैं। कैसे? देखो, ए इवेंट क्या बनेगा, पार्ट ए फेल, कि पार्ट ए विल फेल ड्यूरिंग 1 ईयर, ड्यूरिंग 1 ईयर, 1 साल के अंदर पार्ट ए फेल हो जाएगा, ये ए इवेंट है। बी इवेंट बनेगा, पार्ट बी विल बी फेल ड्यूरिंग 1 ईयर, ठीक है। और सी इवेंट बनेगा, पार्ट सी, ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। 3 इवेंट्स बन गया और 3 इवेंट्स में तीनों पार्ट्स के फेल होने के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालना है कि इक्विपमेंट फेल हो जाएगा, इक्विपमेंट फेल्ड विल फेल ड्यूरिंग 1 ईयर, साल के एंड तक इक्विपमेंट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, मतलब 1 साल के अंदर इक्विपमेंट फेल हो जाएगा। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब इक्विपमेंट का फेल होना तीनों इवेंट्स पे डिपेंड कर ही रहा है। अगर तीनों इवेंट्स परफॉर्म करेंगे, मतलब तीनों पार्ट्स खराब हो गए, तब तब तो इक्विपमेंट खराब होगा ही होगा। लेकिन इनमें से कोई एक ने परफॉर्म कर दिया, एक इवेंट है, मतलब कोई भी एक पार्ट खराब हो गया, तब भी इक्विपमेंट फेल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो ये टास्क है इक्विपमेंट का फेल होना, ये डिपेंड कर रहा है तीनों में भी, किन्हीं दो में भी, या किसी एक में भी। ऐसे केस में यूनियन निकलता है। कोई भी एक टास्क, एक इवेंट हो गया तो ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा, यानी इक्विपमेंट फेल हो जाएगा। इन तीनों में से कोई 2 इवेंट्स परफॉर्म कर गए, यानी कोई 2 पार्ट्स खराब हो गए, तब भी इक्विपमेंट फेल हो जाएगा 1 साल के अंदर। जब तीनों खराब हो गए तब भी इक्विपमेंट फेल हो जाएगा। तो ऐसे केस में आप फाइंड करते हो ए यूनियन बी यूनियन, ठीक है। यूनियन फाइंड करते हैं, जितने भी इवेंट्स हैं उनका यूनियन। फॉर्मूला आपको पता ही है, सब इंडिपेंडेंट है, ये लिख लेना साइड में कि ए बी सी आर इंडिपेंडेंट, ये सब इंडिपेंडेंट है, याद रखना, सब इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ये साइड में आपको लिखना पड़ेगा। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कितना आएगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है इतना, 1 साल में खराब होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है पार्ट ए की 1/6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कितना आ जाएगा आपका 5/6, इतना डायरेक्ट आप कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश आएगा, इसको 1 से माइनस करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है ना 1/20, तो ये आएगा आपका 19/20, 1 से माइनस कर देना। और सी की प्रोबेबिलिटी 1/10 है, तो ये आएगा आपका 9/10, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे 23/80 आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये आप खुद ही कैलकुलेट कर लेना। चलो आगे बढ़ते बच्चों। इसमें 5th वाले पार्ट में देखो, द प्रोबेबिलिटी दैट ए हिट द टारगेट 1/3, प्रोबेबिलिटी बी हिट द टारगेट 2/5, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट विल बी हिट। देखो बच्चों, यहाँ पर जो टास्क है वो है कि टारगेट को हिट करना है, टारगेट को हिट करना है, यानी हिट द टारगेट। इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। क्वेश्चन को पढ़ो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हिट द टारगेट। अब हिट द टारगेट इवेंट्स पे डिपेंड करेगा, कितने इवेंट्स हो रहे, 2 इवेंट्स परफॉर्म हो रहे। पहला इवेंट ए है, जिसमें ए टारगेट को हिट कर रहा है। ए इवेंट क्या है, वो ये है कि ए जो है वो हिट कर रहा है टारगेट। और बी इवेंट क्या है कि बी हिट कर रहा है टारगेट को, बी हिट टारगेट। कोई भी एक परफॉर्म हो जाए तो टारगेट ये हिट हो जाएगा, मतलब ए हिट कर रहा है, बी हिट कर रहा है। अगर सिर्फ ए ही हिट कर रहा है, बी नहीं कर रहा है, तब भी तो टारगेट हिट माना जाएगा, ठीक है ना। अगर ए परफॉर्म हो रहा है, ए नहीं कर रहा है टारगेट को हिट, सिर्फ बी कर रहा है, तब भी टारगेट हिट हो जाएगा। अगर दोनों ही टारगेट को हिट कर रहे तब भी टारगेट हिट हो जाएगा। समझ में आ गया ना। तो जो टास्क है वो कंप्लीट होना चाहिए, बस ये आपको सोचना है, और टास्क को कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप यूनियन निकालोगे, ठीक है। तो दोनों इवेंट्स का यूनियन, ए यूनियन बी, फॉर्मूला वही है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश,
तो ये लाइन जरूर लिखनी है कि ए भी यहाँ पर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 1/3 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश आएगा आपका 2/3। ठीक है, इतना आप फटाफट कर सकते हो 1 से माइनस करके। 2/5 को 1 से माइनस करो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश निकल जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 2/5, तो ये आएगा आपका 3/5। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 5 × 5, 5 × 2 गया 3/5। 3/5 आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में तो ये बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कई सारे पार्ट्स है जो आपको बहुत आपका माइंड सेट कर देंगे इन क्वेश्चंस के लिए। इसमें ये बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी दैट मैन विल बी अलाइव 25 ईयर्स हैंस 0.3। एट द एंड द प्रोबेबिलिटी दैट हिज वाइफ विल बी अलाइव 25 ईयर्स हैंस 0.4। पहले यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन को पढ़ो और इवेंट्स की डेट करो। 2 इवेंट्स है, पहला इवेंट है ए, और ए इवेंट क्या बन रहा है, जो मैन है will be alive after 25 years या 25 ईयर हैंस। ये है आपका ए इवेंट। ठीक है, और बी इवेंट क्या बनेगा, वाइफ, आगे लिखा है ना हिज वाइफ विल बी अलाइव आफ्टर 25 ईयर्स। वाइफ विल बी अलाइव 25 ईयर हैंस, ये बन गया आपका बी इवेंट। ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, मैन के जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी 25 साल बाद दे रखी है 0.3, और वुमेन की मतलब वाइफ की प्रोबेबिलिटी दे रखी है जिंदा रहने की, वो है 0.4। यहाँ भी देखो वाइफ मतलब वुमेन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है जिंदा रहने की और मैन की कम है। कितना प्रेशर रहता है मैन पर, क्वेश्चन में भी ज़्यादा नहीं करते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैन की प्रोबेबिलिटी कम है जिंदा रहने की और वुमेन की ज़्यादा है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन को देखते हैं। आगे इसमें लिखा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 25 ईयर्स हैंस, 25 साल बाद। फर्स्ट पार्ट में है कि बोथ विल बी अलाइव, दोनों जिंदा रहेंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, इस बात की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है। तो ए पार्ट में क्या फाइंड करना है कि बोथ विल बी अलाइव, 25 साल बाद दोनों जिंदा रहेंगे। इसको हम डिनोट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से, क्योंकि दोनों इवेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं। अगर दोनों जिंदा रहेंगे इसका मतलब दोनों इवेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं और कंफर्म है। स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको, जब ऐसा कोई केस आता है या ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट्स परफॉर्म करेंगे ही करेंगे, कंफर्म है, तो वहाँ पर इंटरसेक्शन निकलता है। ठीक है, ये सब मैंने आपको पहले समझा रखा है। और यहाँ पर क्या होगा फिर, पी ए इंटू पी बी, इंडिपेंडेंट इवेंट है, देख लेना ये सब इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो पी ए इंटू पी बी आएगा। पी ए कितना है 0.3, पी बी कितना है 0.4, 3 4 या 12, 0.12। जो आंसर फर्स्ट वाले पार्ट का। बी वाले पार्ट का आंसर ओनली द मैन विल बी अलाइव, प्रोबेबिलिटी निकालना है मैन ओनली अलाइव। तो इसको डिनोट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी डैश से। ठीक है, क्योंकि ए क्या है, मैन के जिंदे रहने की का इवेंट है, और बी डैश क्या है, वो मैन का ना जिंदा रहने का इवेंट है। ठीक है ना, बी डैश। तो इस वाले केस में सिर्फ मैन जिंदा रहेगा 25 साल बाद, वो मैन जिंदा नहीं रहेगी, तो बी डैश से डिनोट किया जाएगा, और बीच में आएगा इंटरसेक्शन। दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो आएगा पी ए इंटू पी बी डैश। अब पी ए कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3 है, तो पी बी डैश कितना आएगा, 1 से माइनस कर दो पी बी को, 0.6, 0.18, ये आ गया बी वाले पार्ट का आंसर। सी वाले पार्ट में ओनली द वुमेन विल बी अलाइव, ओनली वुमेन या वाइफ लिख दो, ओनली वाइफ अलाइव, 25 साल बाद सिर्फ वाइफ जिंदा रहेगी, मैन जिंदा नहीं रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, इससे डिनोट करेंगे, क्योंकि ए डैश क्या बता रहा है, मैन के ना जिंदा रहने की इवेंट को बता रहा है 25 साल बाद, और बी क्या बताएगा, सिर्फ वाइफ जिंदा रहेगी 25 साल बाद।
ठीक है, बीच में इंटरसेक्शन, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। पी ए डैश 1 से इसको माइनस करो, पी ए को 0.7 और पी बी है 0.4, यह आएगा आपका 0.28। और डी क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ दैम विल बी अलाइव। और मैंने आपको बताया था जब एटलीस्ट वाला केस आता था यूनियन निकलता है, तो डी में आप फाइंड करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। फॉर्मूला है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन इंटू बी डैश। 1 माइनस पी ए डैश कितना है भाई, पी ए डैश है 0.7, आप देख लेना, और पी बी डैश कितना आया था 0.6। इसको सॉल्व करोगे तो 0.58 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर है। अब देखो सेकंड वाला जो पार्ट है बच्चों, इसमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है कृष्णा विल बी अलाइव आफ्टर 10 ईयर्स 7/15। ए इवेंट क्या है, कृष्णा विल बी अलाइव 10 ईयर हेंस, 10 ईयर हेंस, ठीक है। तो ए डैश इवेंट क्या बनेगा, ए डैश को भी मैं डिफाइन कर लेता हूं, कृष्णा विल बी डेड 10 ईयर हेंस। समझ में आ गया बच्चों, कृष्णा जिंदा रहेगा 10 साल बाद, वो ए इवेंट है, तो ए डैश हो जाएगा कृष्णा डेड हो जाएगा 10 साल बाद, ठीक है। बी इवेंट क्या है, हरी विल बी अलाइव 10 ईयर हेंस, हरी विल बी अलाइव 10 ईयर हेंस। तो बी डैश क्या शो करेगा, हरी विल बी डेड 10 ईयर हेंस, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कृष्णा एंड हरी, देखो कृष्णा एंड हरी, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, कृष्णा एंड हरी विल बी डेड 10 ईयर हेंस, दोनों के डेड होने की प्रोबेबिलिटी को, कृष्णा एंड हरी डेड होने का इवेंट्स क्या है, ए डैश और बी डैश, और दोनों ही परफॉर्म कर रहे हैं, यानी फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये फाइंड करना है। आपको समझ में आ गया होगा, और ये सब इंडिपेंडेंट इवेंट्स है और बीच में इंटरसेक्शन है, तो आप सीधा ये करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये आपको दे रखा है 7/50, ए यानी कृष्णा के जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी है 7/50, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कितना आएगा, 1 माइनस 7/15, 50 में 15 7 गया 8/15, यहाँ पर आएगा 8/15। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, हरी के जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी है 7/10, तो हरी के डेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश आएगा 1 माइनस 7/10, 3/10, ठीक है बच्चों, 3/10। 3 से जाएगा 5 टाइम, जाएगा 4, 2 से 4, 2 से 5, आंसर आएगा 4/25, ठीक है बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन 13 में। देखो 13 क्वेश्चन है, कोई खास क्वेश्चन नहीं है, इसको मैं फटाफट बताता हूँ। यहाँ पर एक बैग में 3 वाइट, 2 ब्लैक और 4 रेड बॉल्स है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉइंग अ वाइट, अ ब्लैक एंड अ रेड बॉल्स इन दैट ऑर्डर। इसी ऑर्डर में बॉल को ड्रॉन किया गया है, पहला वाइट है, दूसरा ब्लैक है और तीसरा रेड बॉल है। वाइट को ड्रॉन करना वो ए इवेंट है, फर्स्ट बॉल वाइट, पहली बॉल वाइट इज ड्रॉन, ठीक है। बी इवेंट क्या बनेगा, सेकंड बॉल जो ड्रॉन करी है, सेकंड बॉल ब्लैक है इज ड्रॉन,
और सी इवेंट क्या बनेगा कि थर्ड जो बॉल है वो कैसी है, रेड है, उसको ड्रॉन किया है। ये तीन जो इवेंट्स है इसी ऑर्डर में, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों इवेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मतलब ये इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी की पहला वाइट है, पहली बॉल में वाइट निकलेगा, दूसरी बॉल में ब्लैक निकलेगा, तीसरी बॉल में रेड निकलेगा। और ये तीन इवेंट्स हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिए, तीनों इवेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपको फाइंड करना है इंटरसेक्शन, ठीक है, और तीनों की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें दो केस आएंगे, रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। तो पहले मैं आपको समझाऊंगा विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि एक एक कम होता जाएगा। देखो जैसे आपने व्हाइट बॉल को ड्रॉन किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ लिखेंगे, व्हाइट बॉल कितनी है, 3 है ना, तो 3 बाय, और टोटल कितने हैं, 3 2 और 4, 4 और 2 5 और 3 6 9, टोटल बॉल 9 है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी 9, इसको रफ करते पहले, यहाँ पर आ जाएगा आपका 3/9, ठीक है। ये वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी आ गई, यानी पहली बॉल ड्रॉन को ड्रॉन किया उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/9। अब एक कम हो जाएगा, एक बॉल यहाँ से कम हो गई, तो दूसरी में जब ब्लैक बॉल को ड्रॉन करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 2/8, क्योंकि टोटल एक एक कम होता जाएगा। और तीसरी जो रेड बॉल को ड्रॉन किया उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 4/7। और जब इसको आप कैलकुलेट करोगे, ये 3 बार 4 2 जा 8, तो 1/21 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये उस केस में, ये है विदाउट रिप्लेसमेंट। अब विथ रिप्लेसमेंट में क्या होगा, टोटल कम नहीं होंगे। विथ रिप्लेसमेंट में क्या होगा, आप यही फाइंड करोगे, पहली बॉल की प्रोबेबिलिटी 3/9, दूसरी की भी 2/9 और तीसरी आएगी 4/9। चेक कर लेना, कुछ भी कम नहीं होगा। मतलब एक बॉल ड्रॉन किया दोबारा उसको वहीं रख दिया, दूसरी बॉल ड्रॉन किया दोबारा वहीं रख दिया, मतलब टोटल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। रेड बॉल वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी 3/9, ब्लैक बॉल की 2/9 क्योंकि 2 बॉल्स ब्लैक है, और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 4/9 क्योंकि रेड बॉल कितनी है, 4 है। और इसी ऑर्डर में आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। सॉल्व करोगे आप इसको, जाएगा 3 और तो नहीं जाएगा, 2 4 जा 8/243, ये आपको आंसर मिल जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं पेपर में। और देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ प्रॉब्लम इन फिजिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स ए बी सी, 3 स्टूडेंट्स है और हु चांसेस ऑफ सॉल्विंग इट आर 1/3 1/4 1/2 रिस्पेक्टिवली। देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है फिजिक्स की और वो 3 स्टूडेंट के द्वारा सॉल्व की जा रही है, और 3 स्टूडेंट है ए बी सी। तो पहले आप 3 इवेंट्स को क्रिएट करोगे। पहला इवेंट ए बनेगा जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व करे, कौन करेगा, ए स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट ए सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम को या सॉल्व कर देगा, सॉल्व द प्रॉब्लम, ये बन गया ए इवेंट। बी यहाँ पर कौन, बी इवेंट क्या है कि उस फिजिक्स की प्रॉब्लम को स्टूडेंट बी सॉल्व कर रहा है, स्टूडेंट बी सॉल्व द प्रॉब्लम। और सी कौन है, स्टूडेंट सी, सी इवेंट क्या है, स्टूडेंट सी सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब 3 स्टूडेंट्स ए बी सी है और तीनों स्टूडेंट को यहाँ पर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है फिजिक्स की, और तीनों स्टूडेंट के सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है उस प्रॉब्लम को, वह है 1/3 1/4 और 1/2, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना है, 1/2। और यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। अब खुद दिमाग लगाओ, अगर एक प्रॉब्लम 3 स्टूडेंट को दिए गए हैं तो तीनों स्टूडेंट इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और अगर कोई भी एक स्टूडेंट उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है तब भी प्रॉब्लम सॉल्व मानी जाएगी, तब भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तीनों में से कोई 2 स्टूडेंट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और तीनों में से अगर तीनों स्टूडेंट्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कहने का मतलब ये जो टास्क है ये तीनों इवेंट्स पे भी डिपेंड कर रहा है
और किसी एक इवेंट के परफॉर्म होने पर भी ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो टास्क है, अगर इसे कंप्लीट करना है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला जो टास्क है वो एक इवेंट के परफॉर्म से भी कंप्लीट हो रहा है, 2 इवेंट्स के परफॉर्म से भी कंप्लीट हो रहा है, या तीनों इवेंट्स के परफॉर्म से भी कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, यानी सिर्फ एक बच्चा अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करे तब भी ये टास्क कंप्लीट, सिर्फ 2 करे तब भी टास्क कंप्लीट, अगर तीनों करे तो तब भी टास्क कंप्लीट। तो ऐसे केस में आप क्या फाइंड करते हो, ए यूनियन बी यूनियन सी। फॉर्मूला है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश, और ये सब इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/3 है तो यहाँ आएगा 2/3। बी डैश के लिए इसको देखो, 1 से माइनस करो, 1 माइनस 1/4 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश के लिए इसको देखो, 1/2 ही आएगा, ये कैंसिल, और 1 माइनस 1/4 3/4, 3/4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और ऐसा ही सेम क्वेश्चन ये भी है, ये आपके लिए होमवर्क है। लास्ट वाला पार्ट होमवर्क है और इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।